हेलो एवरीवन। तो 25th क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया था। 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो देखिए, विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स, श्रेणी, गिल्ड्स को श्रेणी भी बोलते हैं, ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज या कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जो श्रेणी है, ठीक है ना, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा बड़ी भूमिका थी श्रेणी की, और इसके संबंध में कौन सी कथन सही है वो हमें जो है देखना है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है एवरी गिल्ड, या गिल्ड को श्रेणी कहते हैं। एवरी गिल्ड वाज रिस्ट्रिक्टेड विद द सेंट्रल अथॉरिटी, रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, एंड द किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, तो जो जितनी श्रेणियां हैं वो एक राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण से पंजीकृत थी, रजिस्टर्ड थी। ठीक है, और जो किंग होते थे, वो जो राजा होते थे, वो जो है श्रेणियों के प्रमुख हुआ करते थे। पहला ऑप्शन ये है हमारा। ठीक है, दूसरा है द वेजेस rules of the work and standards of and prices were fixed by the guild। तो जो हमारी श्रेणी के वेतन होते थे, काम करने के नियम होते थे, और जो है कीमतें होती थी, वो जो है गिल्ड्स के द्वारा जो है, जो गिल्ड्स होते थे वो ही लोग जो है इसको फिक्स करते थे। ठीक है, थर्ड हमारा है द गिल्ड्स हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स पे उनको जो है न्यायिक शक्ति थी। तो देखिए, जो पहला जो हमारा है वो सही नहीं है, क्योंकि देखिए रजिस्टर्ड सेंट्रल अथॉरिटी से, और किंग जो है उनका चीफ था, ऐसा नहीं था। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको, लेकिन जो हमारा दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन था वो सही था। ठीक है, तो देखिए क्या है कि गिल्ड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट इंडिया। हमारी प्राचीन भारत की इकोनॉमी में गिल्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, और ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो एस्टेब्लिश्ड बाय द मर्चेंट्स फॉर द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ देयर ट्रेड। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेब्लिश होती थी मर्चेंट के द्वारा। जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी, वो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करते थे कि ट्रेड को प्रॉपर वे में जो है रेगुलेट किया जा सके। गिल्ड्स हैज द जुडिशियल पावर, उनके पास जुडिशियल पावर होती थी, और जो सैलरी थे, जो रूल्स ऑफ जॉब था, जो स्टैंडर्ड था, वो सारी चीजें जो है, स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस, वो सारी जो है जो गिल्ड्स के लोग थे वो निर्धारित करते थे, वो डिसाइड करते थे। ठीक है, एवरी गिल्ड हैड इट्स हेड विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ किंगडम। सारे गिल्ड्स के हेड होते थे, लेकिन किंगडम जो राज्य था उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होता था। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्निंग द लोकल बॉडीज। और ये जो है लोकल जो बॉडीज थी, और लोकल जो आपकी विभिन्न तरीके की जो निकाय थे, उनको जो है भी जो है श्रेणी उनके लिए भी काफी महत्व रखता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेंटर लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, डेक्कन, तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो गुप्त काल में जो गुजरात है, बंगाल है, दक्कन है, और तमिलनाडु राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है। ठीक है, तो गुप्त काल में गुजरात में जो ये सारे जो सेंटर्स थे वो किससे रिलेटेड हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से, जेम्स प्रीसियस स्टोन से, हैंडीक्राफ्ट से, या ओपियम कल्टीवेशन से। तो ये जो है आपका वस्त्र उत्पादन से। ये सारी जो जो जगहें हैं, गुजरात है, बंगाल है, डेक्कन है, तमिल है, ये जो है गुप्त काल में हैंडीक्राफ्ट से जो है रिलेटेड थी। ठीक है, देखिए, गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिलनाडु वर फेमस फॉर द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द प्राइम इंडस्ट्री ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता के समय पे जो वस्त्र उद्योग था वो बहुत ही एक प्रमुख उद्योग था। ठीक है ना, गुप्त काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश था गुप्ता पीरियड में। ताम्रलिप्त, ये मृगु कक्ष, ठीक है, ताम्रति और भृगु है, ये भृगु होना चाहिए, भृगु कक्ष, अरिकमेडु, कावेरी पत्तनम, मुजरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, और बारे बेरिकम। ठीक है, बारे बेरिकम। तो ये सारी जो जगहें थी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी टेक्सटाइल के लिए। तो हमारी बंगाल, डेक्कन, तमिलनाडु, और ये जो है मेन जो जगह थी, ये सारी जगह हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी किसमें, गुप्ता के पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्दर्न ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता के समय में जो नॉर्दर्न ट्रेड था वो कैसे हैंडल किया जाता था, किसके द्वारा हैंडल किया जाता था। ठीक है, कौन सा पोर्ट था, तो भरूच था। ठीक है, एक तो पोर्ट हमारा भरूच था। तो भरूच कहाँ पे है, हमारा गुजरात में है, वेस्टर्न जो है पार्ट में जो है भरूच है। ठीक है, और ताम्रलिप्त कहाँ पे, अभी जस्ट हमने बताया, ताम्रलिप्त हमारा जो है आपके नॉर्दर्न साइड में, बंगाल में ताम्रलिप्त था, अभी हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, तो ये जो है हो गया। अब दूसरा हमारा ऑप्शन है कैम्बे, और जो है आपका खंभात। ठीक है, तो कौन सा जो है ऑप्शन सही है, किसके लिए, बंदरगाह के लिए, गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय बंदरगाह। तो हमने देखा ताम्रलिप्त जो है नॉर्थ जो है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट था।
देखिए एट प्रेजेंट जो तामलुक है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन मॉडर्न वेस्ट बंगाल इज नोन एज द ताम्रलिप्ति। तो जो तामलुक डिस्ट्रिक्ट है उसको ही ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पे है, ये रूप नारायण रिवर से 33 मील जो है आपका, अगर आप रूप नारायण से 33 मील साउथ वेस्ट जाएंगे कैलकाटा में तो यहाँ पे जो है ये स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा है वो है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज आयुर्वेदिक थीमेटिक कंपोजिशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो देखिए गुप्ता पीरियड में, गुप्ता के समय में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक संरचना, आयुर्विज्ञान के विषय से जो रिलेटेड जो संरचना थी उसके लिए कौन फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है सौमिल्य, शूद्रक, शौतक और सुश्रुत। तो आप सभी लोग को पता होगा कि ये जो सही उत्तर है वो है सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत जो है फेमस थे किसके लिए, जो है आपका आयुर्वेद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उसका जो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सट्रीम इवेल्युएशन ऑफ इंडियन आयुर्वेदा एंड मेडिसिन मेडिकल साइंस इज रिफ्लेक्टेड इन सुश्रुत एंड चरक। ठीक है, तो वो सुश्रुत और चरक में जो है बिल्कुल क्लियरली दिखता है। क्या, देखिए आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्राचीन भारत है उसकी चरम, जो अगर हम देखें वो हाईएस्ट पीक पे था अपने चरक और सुश्रुत से उसको मिलती है। ठीक है, इथिक्स वर्क इफिशियंसी एंड नॉलेज ऑफ द मेडिको एंड वर्क इफिशियंसी इज मेंशन्ड सिग्निफिकेंटली इन सुश्रुत संहिता ऑफ गुप्ता। तो ठीक है, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जो जो आपकी मेडिसिन रिलेटेड जो चीजें थी वो होती थी, बल्कि जो है इसके लिए जो है एक प्रॉपर इथिक्स था। ठीक है ना, इफिशियंसी थी, कार्य कुशलता थी, ये सारी चीजें जो है कैसे जो है हम मेडिकल में इथिक्स का क्या, जो अभी हम मॉडर्न टाइम में इसको हम डिबेट करते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारा मेडिकल जो आपका एरिया है उसमें जो है इथिक्स का क्या रोल है। ठीक है, तो ये चीजें सुश्रुत संहिता में गुप्ता पीरियड में ऑलरेडी जो है मेंशन्ड है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, मेडिसिन से कौन रिलेटेड नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में जो हमारा है वो है धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत। देखिए धन्वंतरी और चरक और सुश्रुत तीनों लोग जो है मेडिसिन से रिलेटेड हैं। कौन कौन, धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, लेकिन भास्कराचार्य जो है वो रिलेटेड नहीं है मेडिसिन से। जो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, धन्वंतरी वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे धन्वंतरी एक नवरत्न थे। ही वाज द मास्टर इन आयुर्वेदा, वो मास्टर थे किसके में, आयुर्वेदा में। ठीक है, चरक, सुश्रुत वेयर ऑल्सो ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, चरक वाज द फिजिशियन ऑफ द कनिष्क। अगर चरक को देखें तो वो कनिष्क का एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि चरक जो है किसके फिजिशियन थे, तो चरक जो फिजिशियन थे वो है आपके कनिष्क के। ठीक है, और उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। और अगर भास्कराचार्य की बात करें तो वो जो है एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे। तो भास्कराचार्य जो है एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, इनका मेडिसिन से जो है कोई मतलब नहीं था। ही कंपोज्ड क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि और जो है लीलावती, सॉरी, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती किसने कंपोज किया था, भास्कराचार्य ने। तो लीलावती उन्होंने अपने जो है उनकी एक पुत्री थी, इनका नाम था लीलावती, उन्हीं के नाम पे लीलावती जो है उन्होंने क्या किया था, लीलावती की एक पुस्तक लिखी थी जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे बेस है। तो लीलावती मैथमेटिक्स पे और सिद्धांत शिरोमणि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा है, विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। ठीक है, अब हम जो है अगर हम साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो कौन सा जो है हमारे पास जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेर कॉमन बाय यूज्ड बाय एडी फर्स्ट सेंचुरी। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में यूज किए जा रहे थे। ठीक है, सर्जिकल के लिए, सर्जिकल सर्जरी वगैरह के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से यूज किए जाते थे फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैड बिगिन बाय द बिगिनिंग ऑफ एडी थर्ड सेंचुरी। तो देखिए थर्ड सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था ट्रांसप्लांटेशन, तो ये जो है सही नहीं है, थर्ड सेंचुरी से स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिन of an angle was, sorry, sign of an angle was known in AD 5th century। तो साइन, जो एंगल का साइन होता है, आपने cos थीटा साइन थीटा सब पढ़ा होगा ना, तो एंगल का जो साइन होता है वो जो है 5th सेंचुरी में जो है ज्ञात हो गया था। ठीक है, तो ये जो आंसर हमारा ये बिल्कुल सही है कि ये जो है साइन, जो एंगल है किसी का, वो हमें जो है ज्ञात हो चुका था 5th सेंचुरी एडी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर नोन इन द AD 7th सेंचुरी।
तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे जो है एक ऑप्शन को छोड़ के, जो हमारा दूसरा है उसको छोड़ के सारे जो है सही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए तो जो एंशियंट एज है, एंशियंट इंडिया जो हमारा था, वो क्या है, नोटेबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंटिफिक अगर डेवलपमेंट देखें तो बहुत ही ज्यादा जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका था, प्रगति बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सॉरी, इस काल में प्रथम शताब्दी तथा के टाइम पे शल्य चिकित्सा, ठीक है, सर्जरी, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फर्स्ट सेंचुरी एडी तक हो चुके थे, लेकिन ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो तब तक पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, तो हमारा यही वाला ऑप्शन था जो गलत था। डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स इज नोटेबल इन गुप्ता पीरियड, तो मैथ का भी डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, साइन, कोसाइन, इनवर्स साइन वर नोन इन 5th सेंचुरी एडी, तो ये बिल्कुल सही है कि जो इसमें साइन, कोसाइन और जो है आपका ये सारी चीजें जो है तब तक हमें 5th सेंचुरी तक हमें ज्ञात हो चुकी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है दीज आर मेंशन इन द सूर्य सिद्धांता, तो सूर्य सिद्धांत जो है उसमें ये सारी चीजें मेंशन है और आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख किया है। तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत में इसका उल्लेख भी किया है, साइन, कोसाइन, ये सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मगुप्त डिस्क्राइब द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन 700 AD, दस स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो जो ब्रह्मगुप्त है उनका जो है चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया था, वर्णित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है Who of the following among the 9 gems of the Chandragupta was associated with astrology? तो एस्ट्रोलॉजी से कौन एसोसिएट करता था गुप्ता टाइम पे। ठीक है, तो देख लीजिए कौन था। देखिए जो हमारा ऑप्शन है वो है वररुचि, शंकु, छपड़क और आपका अमर सिंह है, छपड़क और अमर सिंह। तो देखिए कौन है, छपड़क जो थे वो जो है किससे रिलेट करते थे, 9 जेम से। ठीक है, छपड़क जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के, सॉरी, वहां पे एस्ट्रोलॉजी से वो रिलेटेड थे, छपड़क। ठीक है, अब देख लेते हैं 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त, जो 9 जेम थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो कौन कौन थे, एक बार जो है उनका नाम देख लिया जाए। तो देखिए इसमें जो थे वो कालिदास थे। कालिदास कौन थे, वो पोएट थे। ठीक है, जो धन्वंतरी थे वो फिजिशियन थे, जो है वारामिहिर थे वो एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए इसको। कालिदास कौन थे, वो पोएट थे, धन्वंतर फिजिशियन थे, वारामिहिर एस्ट्रोनॉमर थे, अमर सिंह कौन थे, अमर सिंह जो है शब्दकोश को जो है देखते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, वो जो है कोशकार थे। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर भी बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर थे अमर सिंह। ठीक है, शंकु कौन थे, शंकु जो है आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और जो है क्षत्रप कौन थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे। फिर हमारा है वारा रुचि कौन थे, वो ग्रामेरियन थे, जो ग्रामर को बनाते हैं। ठीक है ना, जो आपके ग्रामर को जो है उन्होंने वारा ऋषि ने बनाया। अब क्या है, बेताल कौन थे, बेताल भट्ट वो थे मैजिशियन। ठीक है, और आपका आगे अगर हम देखें तो घाट कारपर वो थे जो है डिप्लोमेट, जो घट कारपर थे वो डिप्लोमेट थे या कूटनीतिज्ञ थे, ये सारी चीजें थी। अब एक चीज थोड़ी सी और जो है एक्स्ट्रा हम समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, उनके कुशल प्रशासन की प्रशंसा चीनी जो फाहियान है, फाहियान किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त सेकेंड से। ठीक है, तो वो जो है वो भी प्रशंसा करते हैं, और उनके नवरत्न में जो है नवरत्न के बारे में भी वर्णन किया गया है। वो जो है बहुत ही उत्कृष्ट जो लोग थे, उसमें बहुत ही सर्वोत्कृष्ट लोग, बहुत ही अच्छे जो है उसके लोग थे इनके नवरत्न में। तो हमने बता दिया दो नवरत्न में कौन कौन क्या क्या था। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है कालिदास वॉज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे कालिदास थे, हमने देख लिया था। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग दीज आर गुप्तास गोल्ड क्वाइंस, तो गुप्ता की गोल्ड क्वाइन में कौन कौन से गुप्ता के गोल्ड क्वाइन थे हमको देखना है। तो क्या है, कौड़ी, दीनार, निष्क और पर्ण। कौड़ी, दीनार, निष्क और पर्ण। तो गुप्ता पीरियड में कौन सा था, तो हमारा सही उत्तर है दीनार। ठीक है, दीनार जो है हमारा गुप्ता पीरियड में प्रचलित था। ठीक है, तो देखिए क्या है, गोल्ड क्वाइंस जो होते हैं, जो स्वर्ण मुद्रा थी उनको दीनार कहा जाता था। तो एग्जाम में आता है स्वर्ण मुद्रा जो है वो दीनार थी या सिल्वर क्वाइन जो है वो दीनार थी, तो जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको जो है दीनार कहा जाता था गुप्ता के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए जो फाहियान है, यात्री जो है फाहियान, वो जो है चंद्रगुप्त सेकेंड से रिलेटेड हैं। उनके अनुसार जो दैनिक जो डेली क्रय विक्रय होता था वो जो है किसके, कौड़ियों, उसमें कौड़ियों का प्रयोग होता था। डेली बिजनेस में जो है कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये हो गया हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिल्वर कॉइन्स यूज्ड बाय द गुप्ताज वर कॉल्ड। ठीक है, जो सिल्वर कॉइन गुप्ता के पीरियड में जो यूज था उसको क्या कहते थे? तो हमने देखा कि जो गोल्ड कॉइन है उनको दिनार कहते हैं, लेकिन सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे? तो उसको रूपक कहते थे। क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा इस एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। द सिल्वर कॉइन्स यूज्ड बाय द गुप्ता रूलर्स आर नोन एज रूपक। ठीक है, उनको रूपक कहा जाता था। और यहाँ देखेंगे कि द गुप्ता कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और भरतपुर राजस्थान इन द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हैव बीन फाउंड। तो ये बहुत कई जगहों पे जो है गुप्ता के जो आपके कॉइन्स थे वो मिले हैं। तो इसमें बहुत सारे जो है बहुत मेनी जो है नंबर ऑफ जो है कॉइन्स आप गुप्ता टाइम के मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और एक बार इसको मैं जूम इन कर देती हूँ। देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉइन्स। जो सबसे पहला जो गुप्ता रूलर था कौन था जिन्होंने जो है इशू किया आपका कॉइन्स को इशू किया। तो ये हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट थे जिन्होंने पहली बार जो है कॉइन्स को इशू किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड द कॉइन्स। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उन्होंने पहली बार जो है कॉइन्स को इशू किया। देयर वर नो एविडेंस अवेलेबल फॉर द issuance of the coins by the घटोत्कच, श्रीगुप्त of the early गुप्ता डायनेस्टी। तो घटोत्कच और श्रीगुप्त जो है, जो श्रीगुप्त कौन थे? वो जो है फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। तो घटोत्कच और श्रीगुप्त के टाइम पे जो है आपका कॉइन के इशू का कोई हमें मेंशन नहीं मिलता, लेकिन हाँ चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कॉइन्स को जो है उनको इशू किया। ठीक है, Samudragupta also issued coins, various type of coins, but the tenure was after Chandragupta first. तो समुद्रगुप्त ने भी coins इशू किया था, लेकिन उसके पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, तो हम जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट को सही मानेंगे। ठीक है, in Sanskrit plays written during the Gupta period, women and शूद्रा स्पीक। ठीक है, जो संस्कृत जो प्लेस थे तो उस टाइम में जो विमेन्स थी और जो शूद्र थे वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? तो ऑप्शन हमारा है संस्कृत, प्राकृत, पाली और सुरासेनी। ठीक है, शौरसैनी भी बोलते हैं इसको, शौरसैनी। कौन कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत, प्राकृत, पाली और शौरसैनी। तो जो विमेन्स और जो बच्चे हुआ करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो प्राकृत बोलते थे। ठीक है, संस्कृत जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी वो जो है अपर कास्ट के जो वर्णास थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो संस्कृत बोलते थे। लेकिन जो शूद्र और जो फीमेल होती थी, चाहे वो जो है चाहे आपकी अपर कास्ट की क्यों ना हो, शूद्र और जो फीमेल थी वो क्या बोलती थी? वो जो है आपकी प्राकृत बोलती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम। तो पहला इंस्क्रिप्शन था सती प्रथा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला जो इंस्क्रिप्शन है सती प्रथा के लिए वो कहाँ पाया गया था? ठीक है, तो एरण से पाया गया था, जूनागढ़ से पाया गया था, मंदसौर से पाया गया था या सांची से पाया गया था? तो जो पहला जो है हमें एविडेंस मिला है इसका वो हमें एरण से मिला है, एरण से मिला है। ठीक है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ एरण। दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू 510 AD, 510 AD पहले की बात है, वहां से एरण से जो है इंस्क्रिप्शन मिला। सोचिए ये कितना पुराना जो है प्रथा था। पहली बार जो हमें मिला वो गुप्ता पीरियड एरण से मिला था। ठीक है, विच द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा हैज बीन मेंशन्ड फॉर अ लेडी हु वाज द वाइफ ऑफ वॉर कमांडर नेम्ड गोपराज। ठीक है, तो गोपराज एक थे जो वॉर कमांडर थे, उनकी जो है पत्नी उन्होंने जो है सती जो है हो गई थी। तो वही जो हमें एरण से पहली बार जो है सती प्रथा का उल्लेख जो है हमें मिलता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा वो है हु एस्टेब्लिश्ड गुप्ता संवत। गुप्ता संवत जो है किसने एस्टेब्लिश किया? ठीक है, तो देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकेंड ने और घटोत्कच ने। तो इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है गुप्ता संवत एस्टेब्लिश किया, और जो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रगुप्त सेकेंड से चंद्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अगर हम ये पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने स्टार्ट किया तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच करना है हमें। देखिए हमारे पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 में है अशोक, समुद्रगुप्त और इनके टाइटल्स हैं परम क्रांतक। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए फर्स्ट में है एम्परर अशोक, समुद्रगुप्त, और आगे देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त, और टाइटल में आपका परक्रामक, प्रियदर्शन, क्रमादित्य और विक्रमादित्य। ठीक है, तो इनको हमें क्या कराना है? हमें इनको मैच कराना है। ठीक है,
कौन जो है सही है, एक बार देखते हैं फिर से। देखिए, हाँ थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ मैं। हाँ देखिए, करेक्ट जो है सही कौन सा है, तो देखिए जो अशोक है, अशोक ने कौन सा जो है उनका था, अशोक प्रियदर्शन, ठीक है, अपने आप को क्या कहते थे, प्रियदर्शन कहते थे। समुद्रगुप्त क्या कहते थे, समुद्रगुप्त परक्रामक, मतलब कहना मतलब क्या, टाइटल इन लोग का था ये, ठीक है, समुद्रगुप्त का टाइटल था परक्रामांक, क्या था, परक्रमांक। और चंद्रगुप्त सेकंड का था विक्रमादित्य, ठीक है, तो नाम से ही पता है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य हम साथ में ही बोल देते हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त का क्या था, क्रमादित्य, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अशोक जो है, अशोक का क्या था, प्रियदर्शन। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का है परक्रमांक, ठीक है, पराक्रमांक या परक्रमांक। और जो है चंद्रगुप्त सेकंड का था विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का था क्रमादित्य, ठीक है, स्कंदगुप्त का क्या था, क्रमादित्य, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द टाउन्स वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड है वहां पे जो टाउन्स है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाते हैं, तो क्या है इसका कारण, ठीक है। तो देखिए, द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द टाउन्स वाज, देखिए जो हमारे जो टाउन्स थे वो जो है डिक्लाइन हो गए और जो शहर था वो गांव में तब्दील होने लगे। तो ये किसका जो है, कौन सी जो है काल का है, ये गुप्ता काल का है, ये आपके प्रतिहार पीरियड का है, या राष्ट्रकूटा कुटा के है, या फिर सातवाहन के है। तो जो हमारा गुप्ता पीरियड है, वो गुप्ता पीरियड में जो है जो टाउन्स थे वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। देखते हैं, देखिए गुप्त काल में क्या होता है कि जो है टाउन्स होते हैं वो क्रमिक रूप से क्या होते हैं, उनका पतन हो जाता है, ठीक है। और सब पूरी जो गंगा जो वैली होती है उसमें जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध थे, बहुत ही प्रॉस्पेरस थे, अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया जाता है, ठीक है, या फिर वहां पे जो है उनका विघटन हो जाता है, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख जो शहर होता है, जहाँ जहाँ पे जिसको वेनसोंग के आगमन के टाइम पे गांव तक वो बन गया था, जो पाटलिपुत्र जो बहुत बड़ा एक डेवलप्ड सिटी था, वो जो है, क्योंकि पाटलिपुत्र के बारे में तो मेंशन भी किया है किसने, मेगस्थनीज ने। तो जो है जब वो वेनसोंग वहां पे आते हैं तो वो एक गांव सा बन जाता है। और मथुरा जैसा प्रमुख जो नगर होता है, और कुम्भलहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक जो महत्वपूर्ण केंद्र है इस काल में, जो है ये सारी जो है जो ये केंद्र है वो इस काल में जो है डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मथुरा, सोनपुर, ये सारे जो है इस टाइम पीरियड में वो डिक्लाइन हो जाते हैं। तो मतलब शहर जो है गांव बनने लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, Which ruling dynasty denoted maximum villages to the temples and Brahmins? कौन सी जो है maximum village को जो है डिनोट की थी ब्राह्मण्स को और टेम्पल्स को? अगर ये पूछता है तो आपके ऑप्शन है गुप्ता डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा। तो आंसर होगा गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में देखा था, आपको अगर ध्यान हो कि अगर मैं ये पूछूं कि जो भूमि है जो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को किसने दी थी, तो वो सातवाहन डायनेस्टी की बात है। लेकिन अगर टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को दान की बात होती है तो गुप्ता डायनेस्टी होगा, ठीक है। रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी डोनेटेड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स, ऑल्सो इनकम जनरेटेड फ्रॉम लैंड ऑफ द विलेज यूज टू बी गिवन टू द ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ऐसा जो इनकम जनरेट होता था इससे, तो वो जो है उसके ओनर को दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज? तो किसकी, कौन सी डायनेस्टी की रूल को गोल्डन एज माना जाता है? तो मौर्य है, शुंगा है, गुप्त है और मगध है। तो बताइए किसकी जो है, किसको जो है टाइम को हम गोल्डन रूल मानते हैं? तो ये जो है हमारा कौन सा था, ये हमारा जो है गुप्ता जो है पीरियड को हम क्या, गोल्डन पीरियड माना जाता है, गुप्ता को हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए गुप्ता पीरियड इज इन एंशियंट इंडिया इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ड्यू टू द एक्सीलेंट डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ आर्ट एंड जो है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो गुप्ता है टाइम, वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट माना गया है, इसलिए हम गोल्डन एज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग विच एज डिड वुमेन एंजॉय इक्वलिटी विद मेन? तो कौन सी एज में वो इक्वलिटी विमेन और मेन में ज्यादा इक्वलिटी थी, ठीक है। गुप्ता टाइम में थी, या मॉडर्न टाइम में थी, या चोलाज में थी, या जो है आपके नन ऑफ एबव? तो देखिए गुप्ता टाइम में हमने देखा कि अभी क्या हुआ था कि जो विमेन्स थी वो प्राकृत बोलती थी, शूद्र और विमेन प्राकृत बोलते थे, और संस्कृत जो है सिर्फ जो है बड़ी जाति के लोग थे वो बोलते थे। तो कहाँ से जो है कोई इक्वलिटी नहीं थी, है ना, तो ये तो होगा नहीं। तो ऐसे ही मौर्यन और चोलाज में भी नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ एबव, तो विमेन्स की जो स्थिति थी वो बहुत पहले से ही दयनीय रही है, तो ऐसा है इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
एक्सेप्ट फॉर द वैदिक एज, अगर हम वैदिक एज में देखें, ठीक है, वैदिक एज में औरतों की स्थिति, जो वुमेन्स थी, उनकी स्थिति बिल्कुल जो है मेंस के इक्वल थी, उसमें कोई भेदभाव वाली बात ही नहीं थी। तब ये बात नहीं थी कि विमेन और वुमेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रह्मवादिन का अगर नाम सुना होगा, जो है सूत्र और श्लोक वगैरह बनाती थी वो लोग, तो वो लोग जो है उनका जो है क्या होता था कि वो लोग डिबेट भी करती थी किसी विषय पे, जो है अगर संगोष्ठी कोई बैठ रही है तो वो डिबेट करती थी, और जो है वो जो वेद हैं उनकी बहुत सारे जो श्लोक्स हैं उनको बनाने में भी वो विद्वान हुआ करती थी। उनको हर तरीके से समकक्ष माना जाता था पुरुषों के, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन है विमेंस की, वो जो है एंशियंट टाइम में, उसके बाद वैदिक एज के बाद कभी भी स्थिर या सुदृढ़ नहीं हुई, ठीक है। गुप्ता पीरियड में चाहे आपका मौर्य हो, चाहे चोल हो, या जो है और भी कोई पीरियड देख लीजिए, लेकिन इसमें जो है उनकी स्थिति इंफीरियर ही बनी रही, ठीक है ना। दस द सिचुएशन ऑफ women विद men कैन बी कंपेयर इन एनी एज, ठीक है, उनको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी स्थिति जो है बेटर नहीं थी, उनको इतने राइट्स नहीं दिए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखिए व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट ऑफ गुप्ता एज, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। लैंड रेवेन्यू रेट क्या था गुप्ता पीरियड का, ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो देखिए ये है हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो जितना जो है प्रोड्यूस जितना होता था उसका चौथा पार्ट, ठीक है। दूसरा है सिक्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तीसरा है एट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और फिर हाफ है। देखिए सिक्स जो है पार्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये था हमारा लैंड रेवेन्यू गुप्ता पीरियड में, सही है, ठीक है। अब देखिए a person who used to cultivate on the official land of the ruler by they had to pay a part of the crop production as tax to Gupta period which has sixth portion of the production। जो भी इंसान, जो उस टाइम जो भी व्यक्ति जो कल्टीवेशन करता था ऑफिशियल लैंड पे, जो ऑफिशियल लैंड क्या होता है, वो लैंड जो है रिलेटेड हो, जो रूलर्स से मतलब ऑफिस का जो लैंड हो, मतलब अब देखिए उस टाइम पे जो भी लैंड हुआ करता था उसकी ओनरशिप जो है किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी। तो ऐसे जितने भी लैंड थे, उस लैंड पे अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो उनको जो है कुछ पार्ट एज अ टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कौन था उस टाइम, राजा था। लैंड रेवेन्यू इज नोन एज द उद्रांग या भाग। गुप्ता टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू था उसको उद्रांग या भाग भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है व्हाट इज द लैंड रेवेन्यू, हमने देखा 1/6 है। रिलीजियस बुक्स में जो लैंड रेवेन्यू है वो कितना क्या है, तो 1/6 है। एवरी रिलीजियस टैक्स लैंड रेवेन्यू रेट इज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, जो जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/6 जो है लैंड रेवेन्यू होता था। देखिए नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो वैलिड टैक्स है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, हाफ ऑफ द यील्ड, 1/6 ऑफ द यील्ड, 1/3 ऑफ द यील्ड, या 1/4 ऑफ द यील्ड। तो सही उत्तर हमारा है 1/6 ऑफ द यील्ड, 1/6 भाग जो है हमारा होना चाहिए यील्ड का। नेक्स्ट हमारा है द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से लोगों को जो है गुप्ता लोगों ने टैक्स फ्री लैंड को एलोकेट किया एक्सक्यूज में, मिलिट्री ऑफिशियल्स को या सिविल ऑफिशियल्स को, और आगे देखते हैं ब्राह्मण्स को या कोर्ट स्कॉलर्स को। तो ये आप, मुझे लगता है आपको गेस हो गया होगा एक्सक्यूज में, ठीक है। तो ये जो है आपके गुप्ता एम्पायर में जो टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड है, जो है टैक्स से फ्री होता था, वो किसके लिए होता था, वो ब्राह्मण्स के लिए होता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड द अपराहट, ठीक है। अपराहट कौन से जो है टाइप के लैंड को कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो है हमारा सही है उत्तर है विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड। ऐसा लैंड जिसमें जो है कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको जो हम क्या कहते थे, अपराहट, ठीक है। ऐसे लैंड को अपराहट कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक बार इसका देखिए, नॉन कल्टीवेटेड जो लैंड होता था उसको अपराहट कहते थे। इट इज टर्म्ड एज द रेवेन्यू सिस्टम इन गुप्ता पीरियड। तो नेक्स्ट हमारा है इन एंशियंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड, ठीक है। जो इरिगेशन टैक्स था उसको क्या कहते थे, ठीक है। जो लैंड पे टैक्स होता था उसको क्या कहा जाता था एंशियंट इंडिया में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो है उसको देखिए बिदक भागम या हिरण्य या उद्रांग या फिर उपरनिका क्या कहा जाता था उसको,
आप कहा जाता था बिदक बिदक भागम, ठीक है, क्या कहा जाता था, बिदक भागम, याद रखिएगा। जो इरिगेशन टैक्स है, ठीक है, इरिगेशन टैक्स है, उसको हम बिदत भागम कहते थे। और रुद्रांक किसको कहते थे, अभी जस्ट हमने देखा था, तो बता दीजिए रुद्रांक किसको कहते थे। एक बार हम जो है पढ़ते हैं, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए जो एंशियंट इंडिया था, वहां पे जब इरिगेशन जो कर होता है, सिंचाई कर होता था, उसको बिदक भागम कहा जाता था, या उसको उदक भागम भी, उसी बिदक भागम को उदक भागम भी कहा जाता था। दोनों जो है एक ही चीज थी। और हिरण्य क्या थी, हिरण्य जो थी मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अगर चाहिए तो आप नोट भी कर लीजिए, कहीं छोटी छोटी चीजें नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो हिरण्य क्या था, वो कैश टैक्स था, ठीक है, कैश टैक्स। और कहाँ पे, ये मौर्यन पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके पहले जो था, जो बिदत भागम था, वो हम गुप्ता पीरियड की बात कर रहे थे, ठीक है। द लैंड टैक्स वॉज कॉल्ड एज द, क्या क्या कहते हैं, लैंड टैक्स को उद्रंग, ठीक है, उद्रंग। अभी हमने जस्ट देखा था, लैंड टैक्स जो होता था उसको उद्रंग कहते थे। कहाँ पे, गुप्ता जो है इंस्क्रिप्शन में हमें ये मिला है, ठीक है। और उपरनिका जो होती थी, वो लैंड पर स्थायी तथा अस्थायी, यानी कि परमानेंट या नॉन परमानेंट रूप से रहने वाले जो किसान थे उनसे लिया जाता था, ठीक है। उपरनिका मतलब जो है जो टैक्स था, चाहे वो अस्थायी या जो है अस्थायी रूप से जो रह रहे हों किसान, उनके ऊपर जो है लगता था, ठीक है। लिविंग ऑन द लैंड, जो उस लैंड पे रह रहे हो। नेक्स्ट हमारा है थर्ड एडी जो है वारंगल वॉज फेमस फॉर। तो तीसरी एडी में वारंगल जो है वो क्यों फेमस था, कॉपर जो है कॉपर के लिए, कॉपर के बर्तनों, कॉपर पॉट्स के लिए, या गोल्ड ज्वेलरीज के लिए, या आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए, एलिफेंट टीथ वर्क के लिए, तो किसके लिए था, तो ये आयरन इम्प्लीमेंट मतलब होता है लोहे के यंत्रों के लिए। तो वारंगल जो था, याद रखिएगा, वारंगल लोहे के यंत्रों के लिए जो है, जो आयरन इम्प्लीमेंट्स है उसके लिए फेमस था, ठीक है। वारंगल वॉज फेमस फॉर द आयरन इम्प्लीमेंट्स। और इसमें अगर हम देखें कि वारंगल में अंगरिया, अंगरिया लोग इंपॉर्टेंट है। वारंगल में जो अंगरिया लोग थे, वो जो है रिलेटेड थे किससे, आयरन मेकिंग से, किससे, आयरन मेकिंग से। और वहाँ पे जो है वो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, मतलब वो पारंपरिक रूप से वही, ये लोग, उनका काम ही यही था, लोहे के यंत्र एवं उपकरण को बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तोरमाड़ किस जाति, किस जो है, तोरमाड़ वॉज फॉर्म द रेशियल ग्रुप ऑफ, तोरमाड़ जो है वो कौन सी जाति दल थे, तोरमाड़, ठीक है। ऑप्शन हमारा है सीथियन, हूण, यूची और शक। तो ये हूण थे, कौन थे, ये हूण थे, ठीक है। तोरमाड़ कौन थे, वो हूण लोग थे। तोरमाड़ वाज द लीडर ऑफ द सेकेंड हूण इन्वेजन ऑफ इंडिया। तोरमाड़ वाज द लीडर ऑफ सेकेंड हूण इन्वेजन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हूणा रूलर मिहिर कुल, ठीक है। तो जो हूण रूलर है मिहिर कुल, उसको किसने डिफीट किया, तो हमारा जो है, जो ऑप्शन है वो है बुद्धगुप्त यशोवर्मन। और नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्धगुप्त यशोवर्मन, और एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, शशांक और प्रभाकर वर्धन। तो हूण को किसने डिफीट किया था, तो हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन वो हमारा सही है। तो देखते हैं, देखिए मिहिर कुल वॉज द सेंट्रल एशियन हूण। जो मिहिर कुल था वो सेंट्रल एशिया का हूण था। कौन था, मिहिर कुल सेंट्रल एशिया का हूण था। और जो है हूण ओरिजिन एंड हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट एम्परर था, ठीक है ना। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन शोड हिज टेरिटरी विच इंक्लूडेड ग्वालियर, ठीक है। मिहिर कुल सफर्ड अ डिफीट बाय द औलिकारा किंग यशोधवर्मन ऑफ मालवा। तो यशोधवर्मन जो थे वो जो है उन्होंने मिहिर कुल को डिफीट किया था, ठीक है। मालवा के जो यशोधवर्मन थे उन्होंने डिफीट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है चाइनीज ट्रेवलर सुंग युंग। जो चाइनीज ट्रेवलर है सुंग युंग, वो जो है वॉज केम टू इंडिया इन, वो इंडिया में कब आए, चाइनीज जो आपके सुंग युंग थे, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। 515 से लेके 520 एडी तक, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो सुंग युंग थे वो जो है इंडिया में कब आए, 515 से 520 में, ठीक है। तो चाइनीज ट्रेवलर जो है सुंगयुंग इंडिया में आते हैं 518 में, और वो जो है कलेक्ट करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रीचिंग इन हिज 3 इयर्स ऑफ ट्रेवल, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो बुद्धास की प्रीचिंग है, बुद्धा के टेक्स्ट को वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और 3 साल तक बुद्धास की जो है जो आपकी बुद्ध भगवान की जो है जो फिलॉसफी थी उसको प्रीच करते रहते हैं, उसको उपदेश देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाख दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन, ठीक है। तो जो एंशियंट इंडियन प्ले है मुद्रा राक्षस, उसका क्या विषय था, मुद्रा राक्षस का जो नाटक है उसका विषय क्या था, और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा। तो देखिए
हमारा जो ऑप्शन है वो है अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गॉड्स एंड डेमॉन्स ऑफ द एंशियंट हिंदू लॉर, बिल्कुल ये गलत है। रोमांटिक स्टोरी ऑफ द आर्यन प्रिंस एंड द ट्राइबल वुमेन, बिल्कुल ये भी गलत है। द स्टोरी ऑफ अ पावर स्ट्रगल बिटवीन द टू आर्यन ट्राइब्स, ये भी नहीं सही है। नेक्स्ट हमारा है द कोर्ट इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, ये हमारा बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार की दुर देखिए राज दरबार में जो मतलब क्या थी कि जो उस सिचुएशन थी चंद्रगुप्त मौर्य में उस टाइम जो राज दरबार की जो स्थिति थी उसका पूरा वर्णन जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जो है जो डॉक्टर केपी जायसवाल हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जो विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन माना जाता है। किसके? विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी माना जाता है। और उनका जो प्ले है मुद्रा राक्षस वो डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश डालता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो भी कृत्य करते हैं, जो भी उनके एक्शंस होते हैं उस पर प्रकाश डालता है। ही डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ द किसका प्रेजेंस जो है दुरा दुर्भिसंधियां दुराभिसंधि जो है दुराभिसंधि को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्रीग्यूज, ठीक है। जो उनके बीच में जो दुराभिसंधि थी यानी कि जो जिस तरीके से डिस्प्यूट्स थे वो जो है चीजें सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रीड करना है हमें स्टेटमेंट्स और हमें जो है इसमें क्या बताना है? हमें बताना है कोड को हमें चुनना है, ठीक है। देखते हैं गुप्ता एम्परर्स क्लेम्ड डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्फ, सही है क्या ये? तो ये जो है मुझे लगता है कि सही है, ठीक है। सेकेंड है देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, तो क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज था? बिल्कुल भी नहीं था। जो गांव जो शहर थे वो टूट रहे थे, बिखर रहे थे, सामंतवाद बहुत ज्यादा था, तो ये तो सही नहीं हुआ, तो दूसरा गलत हो गया। दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशनल लैंड ग्रांट्स, तो बिल्कुल सही है। लैंड ग्रांट्स उन्होंने जो है एक्सटेंड किया था, जो ब्राह्मण्स थे उन लोग को लैंड ग्रांट दिया था, तो ये सही है हमारा, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा सही हो गया। एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए, तो एक बार इसको हम जूम करते हैं, ठीक है। अब सही है, थोड़ा सा नीचे। अब देखिए देयर वॉज मोनार्की इन गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर में क्या था? मोनार्की था। दे बिलीव्ड इन देयर सुपर नेचुरल ओरिजिन, ठीक है। मोनार्की मतलब क्या होता है? जो किंग है वही सुपर सुप्रीम है, सुपर पावर जो है किंग के पास है, और वो जो है सुपर नेचुरल ओरिजिन में बिलीव करते। सुपर नेचुरल ओरिजिन मतलब क्या होता है कि मतलब दैवीय ओरिजिन उनकी है, ठीक है। अब क्या है? अपोजिट टू द मॉरियंस, मॉरियन जो है सुपर नेचुरल को क्लेम नहीं करते थे, इंपॉर्टेंट है। जो हमारे गुप्तास थे वो सुपर नेचुरल ओरिजिन को जो है क्या करते थे? उससे एसोसिएट करते थे अपने आप को, और वो जो है द ट्रेडिशन जो है लैंड डोनेशन का उन्होंने उसको एक्सटेंड किया। दो इट वॉज नॉट सेंट्रलाइज, वो सेंट्रलाइज नहीं था, बट द फेडरल सिस्टम वॉज फॉलोड, सेंट्रलाइज तो नहीं था लेकिन देखिए सेंट्रलाइजेशन और फेडरल सिस्टम दो अलग अलग चीजें हैं। फेडरल सिस्टम में क्या है कि जो है आपका स्टेट है उसका जो सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है वो जो है क्या हो? शेयर्ड वे में हो, है ना। हर चीज ऐसा ना हो कि सेंट्रल जो है बिल्कुल ऑटोक्रेटिक हो जाए, तो ये होता है फेडरल सिस्टम। ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं द गेम ऑफ द चेस इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे? चाइना में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, या फिर आपका ईरान में, कहाँ पे? तो ये जो है हमारा जो चेस है वो इंडिया से ही आया है, ठीक है। द गेम ऑफ चेस इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता के टाइम पे जो चेस है वो ओरिजिनेट हो गया था, ठीक है। नोन एज द चतुरंग, इसको क्या कहते थे उस टाइम? चतुरंग कहा जाता था। इट रीच्ड टू ईरान, फिर वहां से ईरान पहुंचा और फिर वहां से यूरोप पहुंच गया फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ईरान और यूरोप इंडिया से पहुंचा, ठीक है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मृक्ष कटिका एन एंशियंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रक डील्स विद, किससे डील करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मृक्ष कटिका किससे डील करेगा? लव अफेयर्स ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ द कोटिशियन, तो रिच एक मर्चेंट होते हैं, उनका जो है कोटिशियन की डॉटर होती है, उनसे जो है उनका लव अफेयर, ये जो है चीजें मृक्ष कटिका में है, ठीक है। अब जो है सॉरी, हाँ, मृक्ष कटिका क्या है? और द डे ऑफ कार्ट रिटन बाय द शूद्रक, मृक्ष कटिका किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। डील्स विद द लव स्टोरी ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ द कोटिशियन, ठीक है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द चेंजेस इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे उसको भी जो है इसी में बताया गया है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम जो है शूद्र ऑफिशियल्स इन उज्जैन, तो ये जो है कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उज्जैन में वो शूद्र जो है लोग थे, शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, ये भी जो है इसमें बताया गया। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
whose contribution is there in the ancient सांख्य दर्शन, किसका कंट्रीब्यूशन था एंशियंट सांख्य दर्शन में? तो देखिए कपिल और गौतम, नागार्जुन और चरवाक, तो जो कपिल थे उनका जो है कंट्रीब्यूशन था किसमें? सांख्य दर्शन में, ठीक है। कपिल जो है सांख्य दर्शन से बिलोंग करते। देखिए सांख्य दर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फिलोसफी, जो सांख्य दर्शन है वो मोस्ट एंशियंट फिलोसफिकल स्कूल है इंडिया का। और जो हमारे महर्षि जो कपिल थे या महर्षि कपिल बोलते हैं वो जो है रिलेटेड थे सांख्य दर्शन से, ठीक है। उनको आचार्य कहा जाता था, सांख्य दर्शन का आचार्य उन्हीं को कहा जाता था। ही कॉम्पोज्ड सांख्य सूत्र एंड जो है सांख्य सूत्र उन्होंने ही कंपोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय द कपिल मुनि इज, कौन सी फिलोसफी थी जो है कपिल मुनि की? तो एक बार देखते हैं। कपिल मुनि की थी आपका पूर्व मीमांसा, सांख्य मीमांसा, आपको बताना है कौन कौन सा है, पूर्व मीमांसा, सांख्य मीमांसा, और एक बार मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, ये हो गया। हाँ अब देखिए न्याय मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो ठीक है क्या है? न्याय मीमांसा, पूर्व मीमांसा और जो है हाँ या उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो सही जो उत्तर है हमारा वो जो है आपका वो है सांख्य मीमांसा। तो हमने अभी देखा था कि जो कपिल मुनि है वो सांख्य मीमांसा से जो है रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है सांख्य फिलोसफी इज प्रोफाउंडेड बाय, तो आपको पता है कि कपिल मुनि के द्वारा सांख्य फिलोसफी, ठीक है। देखिए with reference to the history of the philosophical thought in India, consider the following statements regarding the सांख्य स्कूल। तो सांख्य स्कूल के बारे में हमें जो है देखना है इसमें। देखिए सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थियोरी ऑफ द रीबर्थ और द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ठीक है। तो सांख्य जो है पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। क्या सही है कि जो है आत्मा के आवागमन और जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को सांख्य नहीं मानता, ठीक है। तो ये जो है हो गया हमारा फर्स्ट। अभी हम देखते हैं सेकंड जो है सांख्य होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन एंड नॉट इन एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। ये कहते हैं कि जो सेल्फ नॉलेज है, जो आत्मज्ञान है, वही मोक्ष को ले जाने का एक रास्ता है, बाकी और कोई जो है बाहर का जो प्रभाव या बाहर का कोई कारण वो जो है इस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सिर्फ कोई काम कर सकता है तो हमारा आत्मज्ञान है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो उत्तर है वो ओनली 2 सही होगा, फर्स्ट हमारा सही नहीं, क्योंकि वो रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव करते हैं, ठीक है। देखिए सांख्य स्कूल इज अ पार्ट ऑफ द 6th ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो जो सांख्य है वो जो है छठा जो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल है इंडियन फिलोसफी का। सांख्य फिलोसफी एक्सेप्ट्स द थियोरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन, जैसा हमने देखा था। और देखिए यहाँ पे क्या जो है इसमें बताया गया है कि जो मतलब सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही, ठीक है ना, अज्ञानता को ही जो निसेंस है उसको ही जो है सौरों या दुख का कारण बताया जाता है। और अगर ये देखिए कि सेल्फ इनलाइटनमेंट, अगर आत्मज्ञान हो जाए बाय द नॉलेज इज द सोल्यूशन ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम देम, ठीक है। तो दुख जो है या अज्ञानता है, अगर सेल्फ नॉलेज हो जाए तो सारे जो है दुख जो है खत्म हो जाते हैं और आदमी लिबरेट हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। सांख्य हेल्ड दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन, ठीक है। सेल्फ नॉलेज से ही लिबरेशन होगा। कोई एक्सटीरियर अगर सोर्स कहें या कोई और बाह्य कारक कहें कि वो इन्फ्लुएंस कर देगा हमारे जो है इसको, तो वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। सिर्फ जो है हमारा सेल्फ नॉलेज ही जो है हमें लिबरेशन दिला पाएगा, ठीक है। तो किसी को लिबरेट होना है तो सेल्फ नॉलेज लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है हु प्रोपागेटेड योग दर्शन, ठीक है। किसने योग दर्शन को प्रोपागेट किया? ऑप्शन हमारा है पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो योग दर्शन आपको सबको पता है कि योगा जो है पतंजलि पीठ भी खुल गई है, तो सभी लोग योगा कर रहे हैं आजकल, तो पतंजलि जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए महर्षि पतंजलि इज नोन एज द फाउंडर ऑफ योग दर्शन, ठीक है। ऑल्दो द हिस्ट्री ऑफ योगा इन एंशिएंट ट्रेडिशन इज वेरी ओल्ड, ठीक है, बहुत पुराना है, पतंजलि से भी पुराना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अबाउट द योगा इज फाउंड इन उपनिषद। अगर हम देखें तो योगा का डिस्क्रिप्शन अभी नया नहीं है, ये उपनिषद में भी मिलता है, ठीक है। और महाभारत में भी है, भगवत गीता में भी योग की बात की गई है, जैन बुद्ध टेक्स्ट हर जगह योग की बात की गई है। हाउएवर महर्षि पतंजलि एक्सप्लेन इट एज अ कॉम्पैक्ट फिलोसॉफिकल थियरी। लेकिन जो महर्षि पतंजलि है उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने उसको एक कॉम्पैक्ट फिलोसॉफिकल थियरी दे दिया और जो है इसको बोलते हैं पतंजलि दर्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन्वेंटर ऑफ योगा। तो योगा के इन्वेंटर कौन है ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि योगा के इन्वेंटर कौन है। ऑप्शन में है आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि और रामदेव।
तो जो है योगा के इन्वेंटर रामदेव जी नहीं है, बल्कि पतंजलि जो है योगा के इन्वेंटर है। ठीक है, रामदेव जी के गुरु हैं वो। ठीक है, गुरु मानते हैं वो। रामदेव जी तो अभी हमारे लोग के कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, अब देखिए 65th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर ऑफ द अष्टांग योग। अष्टांग योग का जो है कौन सा जो है ऑप्शन है जो पेयर नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं अनुस्मृति और प्रत्याहारा, धान्य और धर्म, तो कौन से हैं धरना, तो कौन से जो है नहीं है। तो देखिए अनुस्मृति जो है वो अनुस्मृति वो नहीं है। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए अष्टांग योग मीन्स होता है 8 लिम्ड योगा। क्या होता है 8 लिम्ड योगा एज आउटलाइंड बाय द सेज पतंजलि। जो ऋषि पतंजलि हैं उन्होंने 8 लिम्ड योगा जो है प्रोफाउंड किया। ठीक है, अब इसको कहा गया, इसको किस में है, ये योग सूत्र में है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कौन कौन सा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि और अनुस्मृति। लेकिन अनुस्मृति जो है वो जो है योग में, अष्ट योग में नहीं है। ठीक है, ये जो है हमने अब आगे वाला जो है हम आगे वाले उसमें देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।